यस, हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही कंटेम्प्ररी टॉपिक को चुना है और करंट अफेयर से वो रिलेटेड चीज़ है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फैक्ट्स के ऊपर तो रहेंगे ही, लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा पार्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस इशू के, उसके ऊपर ये रहने जा रहा है। और आज का जो डिस्कशन है वो ये टॉपिक से रिलेटेड है, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते होंगे और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में ये घटित हुई ये चीज़ है। 2016 में ये भारत सरकार ने 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन का जो नोट था, उसके पीछे से वो लीगल टेंडर उसने वापस ले लिया था। लीगल टेंडर को वापस लेने का ये अर्थ होता है कि चूंकि देखिए, हम लोग पूरे विश्व में हर एक कंट्री में हम लोग ये क्रेडिट मनी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग ये क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्रेडिट मनी का ये अर्थ हुआ कि हम लोग एक्सचेंज के मीन्स के रूप में जिस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, उस मुद्रा का यानी ये मनी का, उसका ये कॉमोडिटी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कॉमोडिटी वैल्यू ये ज़्यादा होने का यानी कि ये अर्थ हुआ कि वो मुद्रा वैसी एक कॉमोडिटी से नहीं बनी होती है जिससे कि उस मुद्रा का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का ये मतलब हुआ कि उस मुद्रा का, उस मनी का जो परचेजिंग पावर है। अब जैसे मान लीजिए कि 2000 रुपये का नोट अगर हम लोगों के पास है, तो 2000 के डिनोमिनेशन के नोट का जो परचेजिंग पावर है, फेस वैल्यू जो उसका है, ये 2000 रुपये के बराबर है। लेकिन अगर उसका कॉमोडिटी वैल्यू आप देखिएगा, तो ये कॉमोडिटी वैल्यू का ये मतलब हुआ वो तो आपको यानी कि पेपर से बना है, यानी कि जिस ये कॉमोडिटी का इस्तेमाल हुआ है उस मनी को बनाने में पेपर का इस्तेमाल हुआ है। अब जो ये पेपर का जो इंट्रिंसिक ये वैल्यू है वो 1 रुपये के भी बराबर नहीं है, 2 रुपये के भी बराबर नहीं है। और गवर्नमेंट ये बोलती भी है कि 2000 रुपये के नोट को ये छपवाने में, उसको ये प्रिंट करवाने में जो खर्च आता है, जो उसका ये कॉमोडिटी वैल्यू है, ये काफ़ी कम होता है उस रुपये का जो परचेजिंग पावर है उसकी तुलना में। तो आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ये 2000 रुपये का नोट है तो 2000 रुपये के कॉमोडिटी के बराबर, यानी कि हम किसी ऐसे ये कॉमोडिटी का इस्तेमाल करें, यानी कि सोना का इस्तेमाल करें या चांदी का इस्तेमाल करें, ऐसी एक कॉमोडिटी का इस्तेमाल करें जिसका कि मूल्य 2000 रुपये के मार्केट वैल्यू के बराबर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी मात्रा में प्रीशियस जो मेटल्स हैं या कॉमोडिटीज जो हैं ये विश्व में उपलब्ध नहीं है। और जितनी मात्रा में मनी सप्लाई की जरूरत पड़ती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए विभिन्न सरकारें जो होती हैं वो क्रेडिट मनी का इस्तेमाल करती हैं। क्रेडिट मनी का ये अर्थ हुआ कि आप जिस कॉमोडिटी से उस मनी को बना रहे हैं, उस कॉमोडिटी का वैल्यू जो है वो नॉमिनल होता है, यानी नाम मात्र का होगा। किसकी तुलना में? तो जो उस मनी का परचेजिंग पावर है या उसका जो फेस वैल्यू है उसकी तुलना में। क्रेडिट मनी का यही अर्थ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2016 में 2016 में केंद्र सरकार ने लीगल टेंडर को वापस ले लिया था।
अब इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो लीगल टेंडर का ये अर्थ होता है कि कोई भी मुद्रा, ये कोई भी एक क्रेडिट मनी अगर वो प्रचलन में होती है किसी देश में, तो उस देश की सरकार का बैकिंग जो है, उसका ये क्रेडिट जो है उसके पीछे रहता है। अब जैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए, अगर ये 100 रुपये का, 200 रुपये का या 500 रुपये का या 2000 रुपये का अगर नोट ये प्रचलन में है, वो लीगल टेंडर्स है। लीगल टेंडर्स का ये अर्थ है कि ये गवर्नमेंट की एक क्रेडिट उसके पीछे है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो लीगली, कानूनी तौर पे उस मुद्रा को ये बैक कर रही है। किसके लिए? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करने के लिए इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए। हम लोग ये कंपेल्ड हैं, यानी कि लीगली हम लोग ये कंपेल्ड हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो हमारे देश के जो लीगल टेंडर्स हैं, जो मुद्रा ये प्रचलन में है, सरकार जिनको रिकॉग्नाइज करती है, गवर्नमेंट जिसका ये क्रेडिट लेती है, उस मुद्रा को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हम लोग इनकार नहीं कर सकते उससे। और जिस भी दिन, यानी कि जिस भी दिन सरकार उस लीगल टेंडर को वापस ले लेती है, ये टर्म ये बार बार आ रहा है, लीगल ये टेंडर, जितने भी वैलिड करेंसीज हैं हमारे देश के अंदर, जिनको कि गवर्नमेंट ये बैक करती है, यानी कि गवर्नमेंट जिसको लीगली रिकॉग्नाइज करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, वो सारी की सारी जो मुद्राएं हैं वो लीगल टेंडर्स हैं। गवर्नमेंट जिस भी दिन इस लीगल किसी भी एक करेंसी नोट से लीगल टेंडर को अगर वापस ले लेगी, तो जैसा कि ये प्रधानमंत्री साहब ने उस टाइम में बोला था कि वो रुपया रुपया नहीं रह जाता है, बल्कि वो कागज का टुकड़ा हो जाता है। तो ठीक यही चीज हुई थी 2016 में। आपको गवर्नमेंट ने ये अचानक से आकर के ये घोषणा कर दी थी, और प्रधानमंत्री साहब ये आए थे, यानी कि टेलीविजन स्क्रीन पे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 500 रुपये के नोट्स और 1000 रुपये के जो नोट्स है हमारी कंट्री के अंदर, उसके पीछे से लीगल टेंडर वापस लिया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो उसको लीगली, कानूनी तौर पे वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, जिसका कि अर्थ ये हो रहा था कि जिस टाइम को दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम के बाद वो मुद्रा अब ये प्रचलन से बाहर होने जा रही थी और वो कागज का टुकड़ा होने जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री में बाय एनी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, किसी भी स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए, तो इट वाज ए मैसिव स्टेप, इट वाज ए वेरी वेरी पाथ ब्रेकिंग स्टेप। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। तो निश्चित रूप से इन चीजों को लागू किया गया। हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि इससे सामान्य जनता को ये क्या कष्ट पहुंचा या क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब ये दूसरी चीजें हैं। हमारा जो, हम लोगों का जो डिस्कशन है, ये प्योरली ये टेक्निकल डिस्कशन है यहाँ पे। तो जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो निश्चित रूप से देश की सामान्य जनता को बहुत सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वैसे केस में बहुत सारे ये पिटिशंस जो हैं, ये पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू किया, और सुनवाई के क्रम में क्या क्या चीजें अभी तक ये घटित हुई हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही ये 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूलिंग दी है इस मामले में। और इंपॉर्टेंट रूलिंग आपको ये दी है
कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि ये केंद्र सरकार से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिटेल्ड मैनर में और कॉम्प्रिहेंसिव ये एफिडेविट या बहुत सारे प्रकार के स्पष्टीकरण को मांगा है। और इसी हम लोगों का जो आज का डिस्कशन है वो इसी बारे में डिस्कशन है कि वो कौन कौन से ये बिंदु हैं जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है एफिडेविट के द्वारा। और साथ ही ये गवर्नमेंट ने यानी कि ये टाइम लिया है सुप्रीम कोर्ट से, और इसकी जो अगली हियरिंग है, अगली जो सुनवाई है ये सुप्रीम कोर्ट में ये नवंबर में होने वाली है, ये फर्स्ट या सेकेंड वीक में, और उस समय ये पिक्चर और ज्यादा ये क्लियर होगा। तो अभी जो हाल फिलहाल के जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले में, उसी के ऊपर ये डिस्कशन करता हुआ हम लोग डिस्कशन यानी कि करते हुए इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं, और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस इसके अलावा जनरल स्टडीज में भी ये बहुत सारे टॉपिक्स आती हैं, ये टेक्निकल बातें हैं जिसके के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ये बेहतर होगी। हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं इसकी, इसीलिए आज के डिस्कशन का हमने ये टॉपिक ही रखा है रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिमोनेटाइजेशन इशू। डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, यानी सामान्य सार समझिए कि ये 500 और 1000 रुपये के नोट्स को जो वापस ले लिया गया, गवर्नमेंट ने जो लीगल टेंडर को वापस ले लिया, और उसके बाद से ये मुद्रा जो है ये प्रचलन से बाहर हो गई। तो इस मामले में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हीं के बारे में ये चर्चा करता हुआ आज का हम लोगों का डिस्कशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एक एनेक्डोट से। हम एक वो कहानी समझिए। एक राजा था, और राजा जो है वो बहुत ही विमिस्कल वो टाइप का था। विमिस्कल का ये मतलब है कि बड़ा ही, अब जैसे राजशाही में होता ही है, ये मोनार्की में ये सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस ही ऐसी होती है कि ये गवर्नमेंट की यानी कि राजा की किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि उत्तरदायित्व किसी के भी प्रति नहीं होता है। और राजा के जो शब्द है, राजा की जो बातें हैं, वही एक कानून होता है। तो राजा साहब थे, और ये कहीं हुआ भी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक कंट्री में ऐसा हुआ था। तो राजा साहब उस दिन ये बहुत अच्छे मूड में थे, खूब अच्छे मूड में थे। तो एक ये मर्डरर को यानी कि एक व्यक्ति ने हत्या की थी, और उसको ये पकड़ करके लाया गया वहां पे। राजा साहब अच्छे मूड में थे, वो नाच गा रहे थे, उनके यहाँ ये महफिल जमी हुई थी। राजा चूंकि अच्छे मूड में थे तो उन्होंने बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के बाद ये क्राइम ये नहीं करेगा। और उससे उन्होंने पूछा कि भाई देखो, आज के बाद तुम किसी का मर्डर तो नहीं ना करोगे। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला, ना राजा, मैं नहीं करूंगा। राजा ने छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, वही राजा और एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके लाया गया। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी उस व्यक्ति के लिए कि राजा जो थे उस दिन ये बहुत ही खराब मूड में थे, अंदर से बेचैन थे, अंदर से परेशान थे, किसी चीज का दुख होगा, या उस दिन ये मन मिजाज उनका ये ठीक नहीं था। और उस व्यक्ति का ये अपराध था कि उसको भूख लगी थी और 4 रोटियां उसने कहीं से ये चुरा ली थी। राजा ने बोला, इतना बड़ा अपराध, ही मस्ट बी हैंग्ड, फांसी पे लटका दो इसको। और इमीडिएटली, मतलब उसने ये कैपिटल पनिशमेंट दे दिया उस व्यक्ति को इस छोटे से अपराध के लिए। और एक व्यक्ति जो कि ये मर्डरर था, चूंकि राजा अच्छे मूड में था, तो इस कारण राजा ने उसको
छोड़ दिया, और दूसरी तरफ राजा चूंकि अच्छे मूड में नहीं था तो एक छोटे से अपराध के लिए उस व्यक्ति को यानी कि फांसी दे दी गई। ये कैसा न्याय है? अब किसी को भी एट द फर्स्ट इंस्टांस ये बोला जाए कि किसी ने ऐसा कर दिया, किसी राजा ने ऐसा कर दिया, तो लोग बोलेंगे कि ही मस्ट हैव बीन ए वैकी पर्सन, वो यानी कि पगला होगा, वो अन्याय कर रहा है। तो बात यहां पे यही है, राजशाही में ये चीजें ये पॉसिबल है, हो सकती है, क्योंकि राजा का किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और राजा वो चूंकि इसलिए है बिकॉज ही इज माइटी एंड माइट इज राइट। जिसके पास ये शक्ति होती है वो सही है, वही राजा है, उसके मन के हिसाब से ही ये सारी चीजें घटित होगी। लेकिन ये डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी को इसीलिए सिस्टम ऑफ या गवर्नेंस में सबसे इंप्रूव्ड वर्जन इसीलिए माना जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र ही ये है कि इसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को गवर्नमेंट के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूशनली चीजों को फिक्स किया गया होता है। मतलब जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहां पे उत्तरदायित्व नहीं है ये गवर्नमेंट का, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना बात को? डेमोक्रेसी को अगर एक शब्द में अगर कोई बोले एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहां पे आपके जेहन में एक ही बात होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ a governance in which the accountability of the government is institutionally fixed। यानी विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को बना करके और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के द्वारा गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी वो जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, उस कार्य की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है। यानी कि डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार यानी राजा, आप समझिए, मनमानी नहीं कर सकता है। सरकार को हमेशा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही चलना होगा, कानून का शासन, कानून के हिसाब से ही ये चलना होगा। मतलब अगर एक डेमोक्रेसी में कोई राजा है, सपोज कीजिए, यानी कि गवर्नमेंट को ही हम राजा बोल रहे हैं, अगर उसके पास कोई व्यक्ति को अगर लाया गया कि हाँ इसने हत्या की है, सपोज कीजिए एक सेकेंड के लिए, तो राजा की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि इसके लिए पहले से ही निर्धारित कुछ कानून होंगे उसके कंट्री के अंदर, जिसमें कि ये प्रावधान होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर ये करता है तो वैसी स्थिति में क्या क्या पनिशमेंट उसको दी जा सकती हैं, या उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए किन किन ये प्रोसीजर्स को अपनाया जाएगा, कानून क्या कहता है। तो कानून के अकॉर्डिंग ही राजा वहां पे एक्शन ले सकता है, अपनी ये मनमानी से वो एक्शन नहीं ले सकता है। और राजा जो है ये कानून के हिसाब से एक्शन वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मतलब गवर्नमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, कार्यपालिका के जो भी ये कार्य हैं, ये कानून सम्मत और संविधान सम्मत है कि नहीं है, इन चीजों को देखने के लिए ही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होती है डेमोक्रेसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका है, न्यायपालिका इन चीजों को देखती है। गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी
कानून से विपरीत जाकर के, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर विपरीत जाकर के अगर वो कोई गैर कानूनी कार्य करती है तो सरकार की भी एक्शंस, सरकार की भी जो कार्यवाही है वो इनवैलिड हो सकती है, अल्ट्रा वायरस हो सकती है, सरकार के कार्यों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है और सरकार को भी दुरुस्त किया जा सकता है। डेमोक्रेसी की ये खासियत है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो पिटिशनर्स हैं, मतलब डिमोनेटाइजेशन को जिन लोगों ने ये चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो इस आधार पे ये किया, ठीक है। सबसे ये पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये किन आधार पे डिमोनेटाइजेशन के एक्शन को, यानी कि ये गवर्नमेंट ने 2016 में 8 तारीख को, शायद 8 तारीख को, 8 नवंबर को जो उसने यानी एक्शन लिया, 500 और 1000 रुपये के जो नोट्स थे उनके लीगल टेंडर को वापस ले लिया, रद्दी के टुकड़े हो गए, वो सब सारी चीजें। तो उस एक्शन को चैलेंज किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, यहां एक चीज ये ध्यान में रखिए, इन पूरे मामलों की जो सुनवाई है वो 5 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। पांच सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई ये कर रही है। अब देखिए, यहां पे एक बात ये समझिए, यानी कि इधर ये 12 अक्टूबर के पहले, अभी हाल फिलहाल में ही 12 अक्टूबर को जो घटनाक्रम हुआ है उसी को लेकर के ये सब सारी ये चर्चाएं हो रही हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हायर एग्जामिनेशंस में जो बैठने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो 12 अक्टूबर के पहले भी ये सब मामला एग्जिस्ट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दलील दी जा रही थी, ये आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि अब इस मामले को हुए बहुत साल हो गए और इस मामले में कोई लीगल मेरिट नहीं है। लीगल मेरिट नहीं है, इसका यह अर्थ हुआ कि कोई इसमें लीगैलिटी का प्रश्न, यानी कि जो ये कानूनी सम्मतता का जो प्रश्न है वो इन्वॉल्व नहीं है। और ये मैटर जो है ये अब एक प्योरली एकेडमिक इशू हो गया है, ये प्योरली एक एकेडमिक मैटर हो गया है। अब कानून की भाषा में अगर कोई मामला, अगर कोई इशू एकेडमिक इशू हो जाए तो इसका यह अर्थ होता है कि इसमें कोई लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं है, सीरियस लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो पिटिशनर्स हैं, यानी कि जो लोग इन मामलों को उठा रहे हैं, वो जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट या पॉलिटिकल पर्पस से, राजनीतिक उद्देश्य से या फेम को प्राप्त करने के लिए या कानून की किताबों में जिसका ये जिक्र हो सके, पढ़ाया जा सके उन इश्यूज को, उस लिहाज से उठा रहे हैं। और इसमें कोई चूंकि लीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है, कानूनी प्रश्न इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए सरकार की तरफ से यह बोला जा रहा था 12 अक्टूबर के पहले कि इस मामले को लीगल दृष्टिकोण से ना देखा जाए बल्कि एकेडमिक के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इसीलिए अगर यह मामला फिर से उठा है तो कोर्ट का यह समय बर्बाद हो रहा है और इस मामले को ये क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि बात जो है 2016 की है, 2016 की है।
काफी समय बीत चुका है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जाकर के कोई उसके ऊपर कार्रवाई तो हो नहीं सकती है, यानी कि अब सारे इन चीजों को अंडू तो ये किया नहीं जा सकता है। तो झूठ मूठ का ये कोर्ट का समय ये खराब हो रहा है और इस मामले को यहीं पे डिस्पोज कर दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए। और 12 अक्टूबर के ये पहले तक सुप्रीम कोर्ट भी यही स्टैंड ले रही थी, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट भी इन सारे इश्यूज को, डिमोनेटाइजेशन से संबंधित इश्यूज को वो एकेडमिक इशू मान रही थी। लेकिन 12 अक्टूबर के दिन जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और पिटिशनर्स लोगों की तरफ से और उसकी तरफ से ये बहस कर रहे थे, मुख्यतः जो मेन उधर के वकील थे पिटिशनर्स वाले साइड के, पी चिदम्बरम साहब थे। तो पी चिदम्बरम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इज ए लीगल ये ल्यूमिनरी। हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं और लीगल फ्रैटर्निटी में एक बहुत बड़ा उनका नाम है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़िए उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो, लेकिन कानून के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये पी चिदम्बरम ने अपने आर्गुमेंट्स को रखना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट के आगे और आर्गुमेंट्स को इतने बेहतरीन ढंग से और इतने इंप्रेसिव मैनर में और इतने ये कन्विंसिंग मैनर में रखा वो और उनकी ये टीम ने कि सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को ये तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन से संबंधित जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज एकेडमिक नेचर के नहीं हैं, बल्कि उसमें गंभीर कानूनी प्रश्न इन्वॉल्व है और हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। इस ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो यानी कि गवर्नमेंट के एक्शन की वो समीक्षा करेगी, जिससे कि आगे चल करके डायरेक्शंस उपलब्ध हों, यानी कि भविष्य में गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मामलों में वो किस हद तक स्टेप्स को ले सकती है, उसके लिए दिशा निर्देश को तय करना, उसके लिए गाइडलाइंस को तय करना, या गवर्नमेंट के एक्शन का स्कोप क्या है कानूनी दृष्टिकोण से इस मामले में स्पष्ट करना, यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है। तो पहली तो बात आपको यह घटित हुई, आप याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर के दिन पिटिशनर्स की बहस से सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे तैयार हो गई कि डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एकेडमिक नेचर के नहीं है, बल्कि उसमें लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। अब हम लोग इन चीजों पे आते हैं कि ये क्या दलील रखी गई। तो इसको आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स लोग थे, पिटिशनर्स लोगों ने ये पहली तो दलील, पहला आर्गुमेंट ये रखा कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था कि वो इतने मैसिव स्केल पे, इतने ये बड़े स्तर पे डिमोनेटाइजेशन को ये कर सके, जिससे कि 86-87% जो मुद्रा है ये प्रचलन में कंट्री के अंदर वो हट करके प्रचलन से बाहर हो जाए और इतना बड़ा मॉनिटरी एक क्राइसिस जो है, पेमेंट का क्राइसिस या लोगों के लिए जो हार्डशिप्स है वो उत्पन्न हो जाए देश के अंदर। तो गवर्नमेंट का ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। पहला आर्गुमेंट ये था। और पहले आर्गुमेंट में यह बोला गया कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो एक्शन यानी एक्चुअली में, देखिए हमने आपको शुरू में ही समझाया है, अगर एग्जीक्यूटिव ये कोई भी एक्शन ले रहा है, गवर्नमेंट ये कोई भी एक्शन ले रही है, उसके पीछे लीगल बैकिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई एक यानी कि एक कानून होना चाहिए। अगर कानून की बैकिंग नहीं है तो गवर्नमेंट आर्बिट्री मैनर में यानी मनमौजीपूर्ण ढंग से वो एक्शन वो नहीं ले सकती है।
तो है कानून है, वो कानून है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) आरबीआई के सेक्शन 26(2) के प्रावधानों के अनुसार ही ये गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें जो है इस एक्ट, ये कानून आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत गवर्नमेंट को ये अधिकार ये प्राप्त है, यानी कि उसमें ऐसा ये प्रावधान दिया गया है कि डिमोनेटाइजेशन को किया जा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोली कि हमने सेक्शन 26(2) के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का यूज करके हमने डिमोनेटाइजेशन को किया है। ठीक है, तो जो पिटिशनर्स थे उन लोगों का यह कहना था इस मामले में कि आपने ये ठीक है कि सेक्शन 26(2) आरबीआई एक्ट के इस ये प्रावधान के तहत आपने डिमोनेटाइजेशन को किया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन को करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है, मतलब इस कानून के तहत भी प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि सरकार क्या क्या करेगी, किन किन ये प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी, उसके बाद से वो कोई डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड वो कोई एक्शन ले सकती है। तो पिटिशनर्स लोगों का ये कहना था कि गवर्नमेंट ने इस कानून के तहत जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं उन प्रोसीजर्स को उसने डिफाई किया है, यानी कि उसको उसने ये फॉलो नहीं किया है। उनका ये कहना है, हुआ क्या था एक्चुअली, जो चीजें ये पब्लिक के डोमेन में उपलब्ध है उनके हिसाब से समझिए कि गवर्नमेंट ने 7 नवंबर ये 2016 को अचानक से गवर्नमेंट ने, यानी आरबीआई के पास ये प्रपोजल भेजा कि ये 500 और 1000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज करना है। इस पे आपकी राय क्या है? यानी आरबीआई से रिकमेंडेशन को आपको मांगा गया। हम लोग जानते हैं आरबीआई जो है वो हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, और उसकी जो भी ये टेक्निकल टीम है या रिसर्च टीम है वो सब ये मुंबई में बैठती है अधिकतर। तो ये 7 तारीख को ये गवर्नमेंट ने आरबीआई को लिखा, ये पब्लिक डोमेन में ये सब इंफॉर्मेशन ये मौजूद है। 8 तारीख को, यानी कि विद इन ये 24 आवर्स से भी ये कम समय में आरबीआई की जो मीटिंग है ये मुंबई में नहीं होती है बल्कि ये दिल्ली में होती है, और जो आरबीआई के ये बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनमें से मात्र 3 ही ये बोर्ड मेंबर्स उपलब्ध थे, और वो लोग रिकमेंडेशन कर देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ डिमोनेटाइजेशन ये किया जाता है। और मिनटों के अंदर, मतलब इधर आपको ये कैबिनेट बैठी हुई है आपको दिल्ली में ही, और कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है, और आरबीआई का रिकमेंडेशन भी आ जाता है 8 तारीख को, और फिर मिनटों के अंदर कैबिनेट उस रिकमेंडेशन को मान लेती है, और कुछ ही मिनटों में और फिर ये कैबिनेट को बोला जाता है कि आप लोग ये वेट कीजिए, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और प्रधानमंत्री आ जाते हैं आपको टेलीविजन यानी कि चैनल पे, और उन्होंने अचानक से ये घोषणा कर दी कि डिमोनेटाइज किया जाता है, ये 500 और 1000 रुपये के नोट्स को डिमोनेटाइज किया जाता है। सारी कंट्री सन, मतलब जो पिटिशनर्स लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि इतना बड़ा डिसीजन, और जिस डिसीजन को मात्र 24 घंटा से भी ये कम का टाइम लगा,
और उस डिसीजंस को अचानक से ये जनता के ऊपर ये लाद देना या थोप देना, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका जो विजडम है, उनका जो ये प्रूडेंस है, उसके ऊपर सवालिया निशान ये पैदा करता है। और दूसरा, उन लोगों ने बोला कि इसमें जो इस कानून के तहत जो ये प्रोसीजर है, उस ये प्रोसीजर का भी उल्लंघन किया गया। उन लोगों का ये कहना था कि ये कानून के अंदर ये प्रोसीजर है कि अगर डिमोनेटाइजेशन से संबंधित अगर कोई ये प्रपोजल है तो ये प्रपोजल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट से वो नहीं इमिनेट होना चाहिए, बल्कि ये प्रपोजल आना चाहिए आरबीआई के द्वारा। मतलब आप समझ रहे ना बात को? यहां ये गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल को भेजा किसके पास? आरबीआई के पास, और आरबीआई से उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया। और जबकि जो पिटिशनर्स हैं उनका ये कहना है कि प्रोसीजर ये है कि अगर डिमोनेटाइजेशन से संबंधित अगर कोई प्रपोजल है तो वो प्रपोजल कि आरबीआई की तरफ से आना चाहिए, और आरबीआई की तरफ से आना चाहिए तो वो विथ प्रॉपर थिंकिंग, उसके पीछे कुछ इकोनॉमिक लॉजिक होना चाहिए, इकोनॉमिक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यानी कि मन में आया कि हाँ ये 500 का नोट हटाना है, 2000 का हटाना है, हटा दिया। नहीं, आरबीआई का जो भी ये डिसीजन होना चाहिए वो इंपीरिकल, वो डाटा पे आधारित होना चाहिए, फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए, और आरबीआई के पास इस चीज का ये प्योर ये लॉजिक होना चाहिए, और उस लॉजिक को सफिशिएंट डाटा के द्वारा, इंपीरिकल डाटा के द्वारा ये बैकिंग मिलनी चाहिए कि हाँ ऐसा किया जाना उचित है। और आरबीआई डिमोनेटाइजेशन के लिए रिकमेंड करेगी ये गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर उचित समझती है तो वो डिमोनेटाइजेशन उस करेंसी का वो करेगी। लेकिन यहां हो गया उल्टा। उल्टा ये हो गया कि यहां ये गवर्नमेंट ने आरबीआई को लिख करके भेजा कि हमको डिमोनेटाइज करना है, आप अपना रिकमेंडेशन भेजिए। आरबीआई का ये कोरम भी पूरा नहीं था, उनके डायरेक्टर्स लोगों का। आनन फानन में वो मीटिंग जो है वो यानी कि दिल्ली में बुलाई गई, कुछ घंटों के अंदर ही रिकमेंडेशन को भेज दिया गया यानी कि गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने विद इन मिनट्स उस ये डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया। तो पिटिशनर्स लोगों का ये कहना है कि चूंकि ये प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ये कदम जो है वो इनवैलिड है और इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, जिससे कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। पहली चीज ये। दूसरा, आप देखिए पिटिशनर्स लोगों ने ये दूसरी बात ये रखी कि जो आरबीआई एक्ट है, ये कानून है, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26(2) जो है, ये कानून जो है ये सरकार को पूरी की पूरी ये करेंसी को डिमोनेटाइज करने का पावर नहीं देता है, बल्कि कोई करेंसी अगर है, मान लीजिए कि 500 के डिनोमिनेशन की कोई करेंसी है या 2000 के डिनोमिनेशन की कोई करेंसी है, तो उसके किसी पार्टिकुलर सीरीज को, यानी कि डिफरेंट ये सीरीज में ये नोट छपते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सीरीज के ये करेंसी नोट्स को वो हटा सकती है प्रचलन से, लेकिन पूरी की पूरी ये मुद्रा का, ये मनी का डिमोनेटाइजेशन जो है वो इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत नहीं किया जा सकता है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये क्या दिया? तो इसके पीछे का ये लॉजिक दिया
कि इससे ये पहले भारतवर्ष में 2 बार ये डिमोनेटाइजेशंस हुए हैं, एक आपको 1978 में और एक आपको ये स्वतंत्रता प्राप्ति के ये जस्ट ये बाद। और उस समय जो डिमोनेटाइजेशन ये किया गया उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये टेक्निकल चीज है। उस समय की जो सरकारें थी उन करेंसी नोट्स को ये प्रचलन से हटाने के लिए उन सरकारों ने पार्लियामेंट से सैंक्शन लिया था, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से केवल ऑर्डर को पास करके और ये गजट में बातों को ये प्रकाशित करके डिमोनेटाइज नहीं किया था, बल्कि गवर्नमेंट जो है ये पार्लियामेंट में गई थी, संसद में, संसद से उसकी स्वीकृति ली थी। और संसद से स्वीकृति लेने का ये अर्थ है कि गवर्नमेंट ने एक बिल ये पास ये करवाया था, गवर्नमेंट ने ये बिल ये पास करवाया था और उस बिल के ये प्रावधानों के हिसाब से, मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार सरकारी आदेश से डिमोनेटाइज नहीं कर सकती है पूरी की पूरी करेंसी को, बल्कि अगर सरकार को डिमोनेटाइजेशन ये करना है तो सरकार को पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी, संसद से मंजूरी लेनी होगी। यहां पे पिटिशनर्स लोगों ने बोला कि यहां पे ग्रॉस वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है कानून के प्रावधानों का, और गवर्नमेंट ने अपने ज्यूरिडिक्शन के, अपने क्षेत्राधिकार के बियॉन्ड जाकर के गवर्नमेंट ने कार्य किया है। और पिटिशनर्स लोगों का ये कहना था कि ये जो है, मतलब यानी कि गवर्नमेंट को डिमोनेटाइजेशन करने के पहले पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था, पार्लियामेंट से यानी कि सैंक्शन लेना चाहिए था, जो कि यानी कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने यह नहीं लिया। तो यह कानून का दुरुपयोग है, अधिकारों का दुरुपयोग है। तो दूसरा उन्होंने आपको ये रखा, ये आर्गुमेंट रखा बहुत ही फोर्सफुली। सुप्रीम कोर्ट इन सारे चीजों को बहुत ही यानी कि ध्यान से सुन रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा कुछ आर्गुमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहस में भाग ले रहे थे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, और उनकी टीम थी। ज्यादा वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे इन मामलों में। और गवर्नमेंट की तरफ से एक ही बात ये बोली जा रही थी बार बार कि ये एक एकेडमिक इशू है, इसको डिस्पोज किया जाए। काफी समय निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, ये लोग बात इंपैक्टफुल ढंग से बोल रहे, इनकी बात को ये सुना जाए। अब जो पिटिशनर्स लोग थे, तीसरा तर्क उन्होंने ये रखा वहां पे कि ये कोई भी ये डिमोनेटाइजेशन का ये कार्य ये किया जाता है किसी भी कंट्री में, अगर किसी मुद्रा को वापस लेना हो तो उसके पीछे ये कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रीजंस होना चाहिए, इकोनॉमिक रीजंस होना चाहिए। ये नहीं कि राजा को मूड में आ गया कि नहीं मुद्रा को हटाना है तो हटा लिए, नहीं, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है, और ये टेक्निकल चीज है, और जो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई के द्वारा ये रिकमेंडेशन आना चाहिए। तो पिटिशनर्स लोगों ने ये बोला कि डिमोनेटाइजेशन जो ये किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या थे, इस उद्देश्य का कोई रीजनेबलनेस, तर्कशीलता उन उद्देश्यों में नहीं है। किसी इकोनॉमिक रीजन से, जैसे होता है कि आपको डिमोनेटाइजेशन अक्सर ये क्यों किया जाता है, जब किसी ये मुद्रा को मान लीजिए कि बहुत ही हाई डिनोमिनेशन की करेंसीज है उनको वापस लेना है तो आपको डिमोनेटाइज कर दिया गया, या मान लीजिए कि कंट्री के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन रही है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि बहुत ही ज्यादा ये प्राइस राइज हुआ है और उस करेंसी के उस देश की एक करेंसी का जो परचेजिंग पावर है ये घट रहा है, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो
उस करेंसी की एक क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए डिमोनेटाइजेशन ये गवर्नमेंट ये कर देती है। ये सब इकोनॉमिक कारण है। किसी राजनीतिक कारण से या किसी दूसरे अन्य नॉन इकोनॉमिक के कारण से डिमोनेटाइजेशन को नहीं किया जा सकता है या नहीं करना ये चाहिए। तो पिटिशनर्स लोगों ने बोला कि सरकार ने जिन ऑब्जेक्टिव्स को ये बाद में चल करके सामने रखा, एक तो ये गवर्नमेंट ने सामने रखा कि उद्देश्य हमारा क्या था। जब ये पूछा गया गवर्नमेंट से, बार बार ये प्रश्न उठाए जाते रहे कि क्या लॉजिक है आपका, क्या रीजन था डिमोनेटाइजेशन को करने का। तो सरकार ने बाद में बोलना शुरू किया कि ब्लैक मनी को वापस हटाना था, ब्लैक मनी को खत्म करना था, टेरर फंडिंग को खत्म करना था, टेरर फंडिंग को खत्म करना था। सरकार ने बोला कि ये करप्शन को खत्म करना था। ऐसे ऐसे ये कारणों को सरकार ने गिनाया। पिटिशनर्स जो हैं वो बोले कि इसमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जो कि प्योरली इकोनॉमिक कारण है, आर्थिक कारण है। और उन्होंने बोला कि ये सब सारी चीजें जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद भी ये फ्लॉरिश हो रही हैं, खूब ये फल फूल रही हैं। उन लोगों ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके ये कुछ ही दिन के पश्चात ये कर्नाटका के एक एक्स मिनिस्टर के बेटी की शादी थी और 500 ये करोड़ रुपए के शादी के फंक्शन को अरेंज किया गया वहां पे। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। तो कहां से आया वो पैसा? फिर आपको पिटिशनर्स ने बोला कि करप्शन की जहां तक बात है, तो उसके बाद ये बहुत सारे ये रेड्स पड़े हैं सीबीआई के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, भिन्न भिन्न जगहों पे, सब जगह से, यानी ब्लैक मनी तो मिल ही रही है। करप्शन भी कहां खत्म हुआ? डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था उसके ये कुछ ही दिनों के बाद ये बांदीपुरा में, वहां ये कश्मीर में जो टेररिस्ट मारे गए, 2-3 ये टेररिस्ट वहां मारे गए और उनके पोसेशन से उस टाइम का, अभी ये तुरंत ही ये 2000 का नोट जारी हुआ था, हम लोगों के पास नहीं पहुंची थी वो करेंसी और उन आतंकवादियों के पास वो करेंसी ये पहुंचा हुआ था। उनके पास से वो करेंसीज ये रिकवर हुई। तो पिटिशनर से बोला कि ये पर्पस ये सर्व कहां होता है? तो सरकार के ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी ये सवालिया निशान लगाए गए पिटिशनर्स के द्वारा। चौथी बात ये बोली गई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात, कि ठीक है आरबीआई ने अगर रिकमेंडेशन ये कर दिया कि ठीक है ये गवर्नमेंट ने भेजा, आरबीआई क्या इस डिसीजन के मैग्नीट्यूड को या इस डिसीजन के विशालता को नहीं समझ रही थी क्या? क्यों? आप लोग भी जानते होंगे कि वैसा रिकमेंडेशन करने के लिए कि हाँ हम ये 500 और 1000 रुपये को हटा रहे हैं नोट को, और 2000 का नोट इंट्रोड्यूस होगा, 500 का इंट्रोड्यूस होगा। आप लोग भी सुने होंगे कि जितने भी एटीएम्स हैं ये देश के अंदर, उन एटीएम्स के ये चेस्ट में जो पैसा रखा जाता है, तो उस साइज का, यानी कि 2000 रुपये के नोट का साइज और नए वाले ये 500 रुपये के नोट का साइज या दूसरे अन्य करेंसी का जो साइज था, उस साइज के बराबर उसमें बॉक्सेस ही नहीं बनी थी। यानी एटीएम्स को जो रिकैलिब्रेट जो किया जाना था, आरबीआई ने उसको, उससे संबंधित कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया बैंकों को, और उसने एक बारगी अचानक से उसने रिकमेंड कर दिया कि हाँ ये डिमोनेटाइजेशन किया जाए। ये कहाँ की बात है? यानी इसका ये मतलब है कि आरबीआई ने अपना होमवर्क नहीं किया और आरबीआई इस चीज के मैग्नीट्यूड को नहीं समझ रही थी कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेने जा रही है ये कितने ये बड़े स्तर पे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो पिटिशनर्स ने इसके भी ऊपर ये सवाल उठाए और फिर लास्टली ये पिटिशनर्स लोगों ने ये बोला कि इसमें
एक जो सबसे बड़ी बात इन्वॉल्व है वो है गवर्नमेंट के इंटेंशन की। आखिर इंटेंशन क्या था गवर्नमेंट का, क्या वो करना चाहता था डिमोनेटाइजेशन को करके? सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर ये क्या करना चाहती थी, किस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहती थी? और उसने कानून के जो प्रोसीजर्स हैं उनका उल्लंघन किया है। और इसके साथ साथ एक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का उल्लंघन किया है। हालांकि ये मिलिट्री टर्म है, मिलिट्री टर्म में ये बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ये प्रोपोर्शनैलिटी का ये अर्थ होता है कि मान लीजिए कि कोई मिलिट्री टारगेट ये क्लियर है, स्पष्ट है। मान लीजिए कि इंडियन आर्मी किसी मिलिट्री टारगेट को वो पाकिस्तान में हिट करना चाहती है और टारगेट उसका क्लियर है, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उस टारगेट को हिट करने में, उस मिलिट्री टारगेट को हिट करने में सिविलियन जो कैजुअलिटीज हैं, यानी कि सामान्य नागरिकों की जो मृत्यु है या जान या माल की क्षति ये बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, तो उस टारगेट को किल करने से या उस टारगेट को अचीव करने से जो मिलिट्री एडवांटेज मिल सकता है उसकी तुलना में अगर सिविलियन डिस्ट्रक्शन अगर जाता है तो वैसे टारगेट के ऊपर फायर नहीं किया जाता है, वैसे ये टारगेट के ऊपर स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो इस भी सिद्धांत को उठाया गया यहां पे, हालांकि इकोनॉमिक सेंस में यहां पे यूज है। पिटिशनर्स लोगों ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि अगर गवर्नमेंट का अगर टारगेट ये क्लियर भी था, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि हमको उस ये टारगेट को अचीव करने के लिए जो सामान्य जनता को जो कष्ट उठाना ये पड़ता, अगर ये बहुत ही अगर वो ज़्यादा है उस ऑब्जेक्टिव से मिलने वाले यानी एडवांटेज की तुलना में, तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, ऐसे स्टेप को नहीं लिया जाना चाहिए था। इन सारी बातों के ऊपर बहुत ही स्पिरिटेड और बहुत ही फोर्सफुल मैनर में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे आर्गुमेंट्स को यानी कि उसने सुना और काफी एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स थे। कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स थे। गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया, अटॉर्नी जनरल से बार बार गवर्नमेंट यही बोल रही थी कि अब ये एक एकेडमिक इशू है, इसको ये खत्म किया जाए, डिस्पोज किया जाए। लास्ट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस कंक्लूजन में पहुंची, उसने ये गवर्नमेंट को आदेश दिया कि देखिए गवर्नमेंट साहब, आप मनमानी नहीं कर सकते, फैक्ट्स को तो रखना होगा आपको कोर्ट के आगे, और कम से कम 3 बिंदुओं के ऊपर आप ये फैक्ट्स को सामने रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है गवर्नमेंट को, और 3 बिंदु पे फैक्ट्स को आगे रखिए। पहला उसने बोला कि गवर्नमेंट जो आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 26(2) है, इसके ऊपर अपने स्टैंड को वो क्लियर करे, लिखित रूप में, मुंह से नहीं, लिखित रूप में। दूसरा उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए ठीक है, आरबीआई का रिकमेंडेशन आया आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दूसरा आप ये पूरा हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आप रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट का जो लेटर है आरबीआई को 7 नवंबर वाला आपने आरबीआई को ये क्या लिखा, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि मुहा मुही ये कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, सब लिखित रूप में होता है, तो उस लेटर को हमारे पास रखिए। और तीसरा
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरबीआई ने जो रिकमेंडेशन दिया, आरबीआई का जो रिकमेंडेशन है, यानी आरबीआई ने जो संस्तुति दी गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट के रूप में आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। और कोर्ट ने बोला कि अब कोर्ट ये मानती है कि अब ये एक एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय नहीं है, बल्कि इसमें कानून के प्रश्न इन्वॉल्व है, इसमें कानून के यानी लॉ के इंट्रिकेसीज, सूक्ष्म विश्लेषण इसमें आवश्यक है। तो इन सारे चीज़ों को आप इतना तो रखना ही होगा आपको हमारे आगे, कोर्ट के आगे। और कोर्ट ने बोला कि नवंबर में इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई होने वाली है तो नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये गवर्नमेंट ने ये डेट दिया है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, और उसके बाद हम इस बारे में अब आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, आगे की कार्रवाई ये देखेंगे। तो ये डिमोनेटाइजेशन में अभी तक का ये डेवलपमेंट है, और एक सेंसिबल ये रीडर के तौर पे अब नवंबर में जब सुनवाई होगी तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस रहेगा उस पर आप ये ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर अपनी ये नज़र रखिएगा, सारी बातें आपको ये समझ में आएंगी। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं इनसे संबंधित ये चीज़ें। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी आशा है कि आपको ये बात, ये डिस्कशन ये समझ में आया होगा। अगले दिन पॉलिटी या इकोनॉमी या किसी से भी ये वीडियो जाएगा। इधर थोड़ा त्योहारों के कारण थोड़ी व्यस्तताएं ये बढ़ गई हैं, आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे अपने अपने हाउस होल्ड के वर्क्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। मतलब यहाँ से यही चीज़ सीखनी है कि सरकार कोई भी हो अनअकाउंटेबल नहीं हो सकती है, सरकार को अकाउंटेबल होना ही होगा। और अगर आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी को नहीं देख सकते हैं, अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने वाले जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उसको बचा करके नहीं रख सकते हैं, तो डेफिनेटली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ए डेस्पोटिज्म। एक डेस्पोटिक रूल की तरफ आप ये बढ़ रहे हैं, निरंकुश शासन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।